Next, let's start with the first question of today. Rehan, ये first question please read करना. For a first-order homogeneous gaseous reaction, A gives 2B plus C if the total pressure after time t was Pt and after long time t goes to infinity was P infinity, then K in terms of Pt, P infinity and T is. ये स्टूडेंट्स देखो, इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन हम लोग जेई मेंस लेवल पे भी कर चुके हैं. यहाँ पे हम फिर से एक बार इसको डिस्कस करेंगे. तो गाइस देखो, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका केमिकल रिएक्शन है. A gives you 2B plus C. तो गाइस इनिशियल प्रेशर ऑफ A को हम P नॉट लिखेंगे एंड इनिशियल प्रेशर ऑफ B एंड C विल बी 0 क्योंकि अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है. नाउ गाइस आफ्टर सम टाइम द प्रेशर ऑफ A विल बिकम P नॉट माइनस X. The pressure of B will actually become 2x and the pressure of C will become x. अब स्टूडेंट्स अगर हम इन तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमें टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम मिल जाएगा एट टाइम t. So when we add all the three partial pressure, the total pressure will become P naught minus x plus 2x plus x. तो यहाँ minus x और plus x cancel होगा. तो total pressure will become P naught plus 2x. अब स्टूडेंट्स इससे मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी. तो x की वैल्यू विल सिंपली बी इक्वल टू Pt माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई 2. अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू हम लोग आगे यूज कर लेंगे. अब हमें कंसेप्ट क्या यूज करना है, दैट व्हेन टाइम गोज टू इंफिनिटी द टोटल प्रेशर विल बिकम P इंफिनिटी. मतलब स्टूडेंट्स इसके जगह हम लोग P इंफिनिटी लिख सकते हैं एंड जो x है दैट विल बिकम इक्वल टू P नॉट. इसका गाइस लॉजिक बहुत सिंपल है. व्हेन टाइम गोज टू इंफिनिटी जो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है वो जीरो हो जाना चाहिए. मतलब ये P नॉट माइनस एक्स जो है ये जीरो हो जाना चाहिए. अब स्टूडेंट्स ये जीरो कब होगा, व्हेन x बिकम्स इक्वल टू P नॉट. तो स्टूडेंट्स व्हेन टाइम गोज टू इंफिनिटी हमें Pt के जगह P इंफिनिटी लिखना है और हमें x के जगह P नॉट लिखना है. ये दोनों कंसेप्ट मैंने यहाँ मेंशन किए हैं. तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा P इंफिनिटी इज इक्वल टू P नॉट प्लस 2P नॉट. मैंने क्या किया गाइस, Pt के जगह P इंफिनिटी लिखा है बिकॉज टाइम हैज गॉन टू इंफिनिटी एंड x के जगह मैं P नॉट लिख दूंगा. तो P नॉट प्लस 2P नॉट हो जाएगा. तो 3P नॉट विल बिकम P इंफिनिटी. सो P नॉट विल बिकम इक्वल टू P इंफिनिटी अपॉन 3. तो स्टूडेंट्स ये जो टू रिलेशंस हमें मिले हैं, ये फर्स्ट रिलेशन x इज इक्वल टू Pt माइनस पी नॉट बाई 2 एंड P नॉट इज इक्वल टू P इंफिनिटी बाई 3. ये दो रिलेशन हमें यूज करने, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. कैस क्वेश्चन में दिया था दैट इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में गैस रेट इक्वेशन क्या होता है, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log ऑफ x नॉट अपॉन x टू द बेस 10. लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम सब कैलकुलेशन प्रेशर में कर रहे हैं तो हम x नॉट के जगह P नॉट लिख देंगे एंड x के जगह वी विल राइट P. ये P जो है दिस इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t. गाइस प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करना. This is not the total pressure of the system. It is only the pressure of reactant at time t. And guess कितना है pressure of reactant time t पे? देखो pressure of reactant at time t is P naught minus x. तो वहां डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स P naught minus x आ जाएगा जो आप यहाँ देख सकते हो. अभी बस हमें क्या करना है, इस स्टेप पे पहुंचने के बाद x के जगह सब्स्टिट्यूट करना है जो रिलेशन ऊपर आया था. तो x के जगह हम लिखेंगे Pt minus P naught by 2. सो हमारा इक्वेशन बनेगा T is equal to 2.303 upon k log of P naught upon P naught minus, गैस x के जगह हमें लिखना है Pt minus P naught divided by 2. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर देंगे. तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2P नॉट और यहाँ माइनस ऑफ माइनस P नॉट प्लस P नॉट हो जाएगा. तो डिनोमिनेटर में 3P नॉट आ जाएगा एंड माइनस Pt भी आएगा. एंड उसके बाद गैस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल गो इनटू न्यूमरेटर. तो आपका ओवरऑल इक्वेशन जो है वो मॉडिफाई होके बन जाएगा T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log ऑफ 2P नॉट डिवाइडेड बाय 3P नॉट माइनस Pt टू द बेस 10. अब स्टूडेंट्स बस हमें क्या करना है, इस स्टेप पे आने के बाद में वो P नॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. क्या था गैस P नॉट का वैल्यू, हमने ऊपर रिलेशन निकाला था P नॉट इज इक्वल टू P इंफिनिटी बाई 3 है. तो यहाँ पे हम P नॉट के जगह P इंफिनिटी बाई 3 लिख देंगे. तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log ऑफ 2 टाइम्स P इंफिनिटी अपॉन 3. तो वो 3 नीचे आ गया. एंड गाइस यहाँ पे
3p0 माइनस पीटी है। अब p0 की जगह हम लिखेंगे p इंफिनिटी बाय 3, तो वहां 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ p इंफिनिटी बचेगा फॉलोड बाय माइनस पीटी। सो गाइस दिस विल बी द फाइनल आंसर, और ऐसा ऑप्शन उन्होंने दिया है। तो गाइस आपको फर्स्ट आज का क्वेश्चन समझ में आ गया तो यस लिख दो। लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन। गाइस दिस वाज अ वार्म अप क्वेश्चन टू मेक श्योर कि आपका प्रेशर का कंसेप्ट एक और बार रिवाइज हो जाए। एंड गाइस इसमें आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये था कि व्हेन टाइम गोज टू इंफिनिटी द प्रेशर pt will become equal to p infinity, and at this moment x becomes equal to p naught, so that the pressure of reactant becomes zero. तो सबको क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स पे यस लिख दो। आज का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और आप हर दिन एडवांस लेक्चर पे आ रहे हो, दैट इज सो अमेजिंग। सो लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन। यस रेहान, ये आज का जो सेकंड क्वेश्चन है इसको रीड करना। The reaction A of gas gives B of gas plus 2C of gas is a first order reaction with rate constant 2.772 into 10 raised to minus 3 per second, starting with 0.1 mole of A in 2-liter vessel. Find the concentration of A after 250 seconds when the reaction is allowed to take place at constant pressure at 300 Kelvin. स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है दैट द रिएक्शन शुड टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट, क्योंकि उन्होंने एट 300 केल्विन ऐसा मेंशन किया है। तो गैस यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दिया है, तो बिकॉज इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, तो हाफ लाइफ का इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? फॉर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब स्टूडेंट्स के का वैल्यू उन्होंने दिया है 2.772 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, तो ये हम सब्सटीट्यूट करेंगे। अब गाइस यहाँ बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाता है 250 सेकेंड्स। गाइस आप चेक कर लेना, ये 10 रेज टू माइनस 3 को आप न्यूमरेटर में लिखो तो 10 रेज टू 3 हो जाएगा, तो देन यू हैव टू डिवाइड 693 बाय 2.772, तो अप्रोक्सीमेटली 250 सेकेंड्स आ जाता है। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, that when the time has reached 250 seconds, what is the concentration of A? तो पहले A के कितने मोल्स बचेंगे वो देखते हैं। कैस इनिशियली A के मोल्स हैं 0.1 एंड इनिशियली B एंड C के मोल्स 0 होंगे बिकॉज अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। गैस आफ्टर 250 सेकेंड्स हाफ लाइफ कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब A का कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा, यानी A का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा या A के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 0.1 माइनस 0.05 विच इज इक्वल टू 0.05। कैस देखो मैंने बराबर 50% सब्ट्रैक्ट कर दिया है, बिकॉज हाफ लाइफ कंप्लीट हुआ है तो ए का 50% नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। फिर गैस बी के कितने मोल्स फॉर्म होंगे? अगर ए के 0.05 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो बी के 0.05 मोल्स फॉर्म होंगे, बिकॉज यहाँ रेशो 1:1 है। लेकिन आपके सी के कितने मोल्स फॉर्म होंगे? सी के डबल मोल्स फॉर्म होंगे, तो व्हाट इज डबल ऑफ 0.05? इट इज 0.1, तो गैस सी के मोल्स फॉर्म होंगे 0.1। गैस फिर से आपको एक कैलकुलेशन बता देता हूं। गैस देखो ए के स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.1 और बी और सी के स्टार्टिंग में मोल्स 0 होंगे। आफ्टर सम टाइम, and that time has been mentioned as 250 seconds, which is also the half life for this reaction, A के कितने मोल्स रिमेनिंग होंगे गाइस? बिकॉज हाफ लाइफ कंप्लीट हुआ है तो A का बराबर 50% रिएक्ट कर गया रहेगा, so therefore A के नंबर ऑफ मोल्स that will remain will be 0.1 minus 0.05 which is equal to 0.05, तो इतने A के मोल्स रिमेनिंग होंगे। और B के कितने मोल्स फॉर्म होंगे? अगर A के 0.05 मोल्स रिएक्ट हुए हैं तो बी के उतने ही फॉर्म होंगे, बिकॉज यहाँ रेशियो 1:1 है, तो बी के नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड विल बी 0.05। एंड गाइस सी के कितने मोल्स होंगे? सी के नंबर ऑफ मोल्स जो फॉर्म होंगे वो डबल होंगे, बिकॉज आपका यहाँ पे रेशियो 1:2 है ए और सी का, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी विल बिकम 0.1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट दिस टाइम? आप इन तीनों नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको टोटल मोल्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल मोल्स इन द मिक्सचर विल बी 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.1, so this will become 0.2, so these are the total number of moles at this moment, इसको मैं N2 बोल देता हूँ। एंड गाइस टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कितने थे? आप ये तीन नंबर्स को ऐड कर दो, सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली प्रेजेंट, तो उसको हम N1 बोलते हैं। तो ये तीनों नंबर्स को ऐड करके 0.1 आ जाएगा,
तो these are the total number of moles of gas initially present and these are the total number of moles of gas finally present. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि प्रेशर सेम रहना चाहिए एंड टेम्परेचर सेम रहना चाहिए. तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो फिर वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. क्या रीजन है गाइस? हमारा आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल टू nRT. तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों सेम है तो मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो इसीलिए गाइस मैंने यहाँ रिलेशन लिख दिया है V2 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन N1. तो फाइनल वॉल्यूम मुझे पता नहीं, उसको मुझे निकालना है. अपॉन इनिशियल वॉल्यूम था 2 लीटर्स, तो V2 अपॉन 2 इज इक्वल टू गाइस फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने हैं? ये मैंने टाइम टी पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर दिए थे तो आंसर आया था देखो 0.2. तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है 0.2 एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, दैट इज 0.1. तो गाइस आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा इक्वल टू 4 लीटर्स. गाइस ये फाइनल वॉल्यूम क्यों निकालना है? क्योंकि उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 250 सेकेंड्स. तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम या फिर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर इन लीटर्स. तो यह हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है. तो इसके कितने मोल्स रिमेनिंग है गाइस? देखो ए के कितने मोल्स रिमेनिंग है? 0.05. एंड गाइस व्हाट इज द वॉल्यूम? द वॉल्यूम इज 4 लीटर्स. तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाय 4. So this will be equal to 0.0125 molar. So this is the final answer. तो guys एक समरी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बिकॉज जनरली एग्जाम में हाई प्रेशर सिचुएशन में ये स्ट्राइक नहीं करता कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये कंसेप्ट अप्लाई करना है. ये वाला पार्ट इजी था कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? 0.693 अपॉन के. ये के का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हाफ लाइफ आ गया 250 सेकेंड्स. और उन्होंने भी 250 सेकेंड्स के बाद ही पूछा है. फिर ये पार्ट मैंने आपको 2 टाइम्स एक्सप्लेन कर दिया था कि आफ्टर 250 सेकेंड्स इसके नंबर ऑफ मोल्स हाफ हो जाएंगे एंड बेस्ड ऑन स्टोइशियोमेट्री यहाँ पे उतने मोल्स फॉर्म हो जाएंगे. एंड फिर उसके बाद आपको क्या करना है? टोटल मोल्स एट टाइम 250 सेकेंड्स निकालना है, उसको हमने N2 बोला है. एंड टोटल मोल्स इनिशियली निकालना है, उसको हमने N1 बोला है. द गुड पार्ट अबाउट दिस क्वेश्चन वाज दैट उन्होंने क्वेश्चन में बोला है दैट द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट and the temperature is also constant. So when this is the case, the volume occupied by the gases will be proportional to number of moles, क्योंकि PV is equal to nRT होता है. फिर उससे हमने रिलेशन लिख दिया. Initial volume was 2 liters, initial number of moles of gas is 0.1 and final number of moles of gas is 0.2. This is at 250 seconds. फिर आपको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम मिल गया which is 4 liters. अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इन लीटर्स. तो इतने मोल्स बचे हैं ए के, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इज 4 लीटर्स. तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. So guys, with this we have completed the second question as well. Let's move ahead to the third question. यहाँ तक आपको क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पे यस लिख देना. तो स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन में हमने प्रेशर का वेरिएशन सीखा, उसके हिसाब से आप रेट कांस्टेंट या फिर रेट इक्वेशन कैसे लिखते हो वो हमने देखा. सेकेंड क्वेश्चन में हमने ये चेक किया कि हाफ लाइफ कैसे निकालना है फर्स्ट ऑर्डर में एंड उसको हाफ लाइफ निकालने के बाद मोल्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं एंड उसके बाद हाउ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर. अब गाइस थर्ड क्वेश्चन करते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन प्लीज मेरे लिए रीड करना रेहान. Reaction A plus D gives C plus D follows rate law. R is equal to K times concentration of A raised to half times concentration of B raised to half, starting with 1 molar of A and B each. What is the time taken for concentration of A become 0.1 molar? Given K is equal to 2.303 into 10 raised to minus 2 per second. गैस देखो यहाँ पे आप देख के समझ सकते हो दैट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1. तो आप चाहो तो डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन लिख सकते हो, पर गैस मैं आपको उस तरीके से सिखाना चाहता हूं और इसीलिए ये क्वेश्चन लिया है कि अगर सपोज उनका पावर कुछ और भी रहता तो भी आप सॉल्व कर पाओ. जैसे देखो यहाँ पे अगर आप पावर ऐड करोगे तो आपका फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन बनेगा, पर मैं आपको जनरल फॉर्म में सिखाना चाहता हूँ. उन्होंने गैस क्वेश्चन में क्या दिया है कि रेट इज इक्वल टू के टाइम्स concentration of A raised to half into concentration of B raised to half. यहाँ पे तो लकीली पावर को ऐड करके आपको ऑर्डर 1 मिलेगा, पर अगर कुछ और भी रहता तो कैसे सॉल्व करना है आपको बताता हूँ.
कैसे उन्होंने बोला है कि ए और बी दोनों का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है एंड सी और डी जो है उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा बिकॉज अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। नाउ गाइस आफ्टर सम टाइम ए का कॉन्सेंट्रेशन कम होके बन जाएगा 1 माइनस एक्स। गाइस सिमिलरली बी का भी कॉन्सेंट्रेशन कम होके बन जाएगा 1 माइनस एक्स एंड सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा एक्स एंड एक्स। गाइस देखो यहाँ पे सब जगह स्टोइशियोमेट्री में कोएफिशिएंट 1 है इसलिए 1:1 रेशो में हमने कैलकुलेशन दिखाया है। अब गाइस व्हाट विल बी द रेट ऑफ दिस रिएक्शन एट दिस मोमेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन गाइस क्या होगा, k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू हाफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू हाफ। तो गाइस यहाँ पे देखो मैं अंडरलाइन करता हूँ, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो देखो यहाँ लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू हाफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय K। सो दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। लेकिन स्टूडेंट्स हम रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट व्हाट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, the rate of reaction will be dc by dt, which means it will be dx by dt. So rate of reaction can also be written as dx by dt. ये in terms of product लिखा है and this is rate of reaction with respect to rate law जो उन्होंने दिया है। अब स्टूडेंट्स लकीली ये 1 माइनस एक्स रेज टू हाफ और 1 माइनस एक्स रेज टू हाफ ये दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1 माइनस एक्स होल रेज टू 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आपका इवेंचुअल रेट इक्वेशन बन गया dx by dt इज इक्वल टू k टाइम्स 1 माइनस एक्स होल रेज टू 1। अब स्टूडेंट्स हम 1 माइनस एक्स को लेफ्ट में डिवाइड करेंगे और dt को राइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन गाइस हमें क्या लेना है, व्हेन टाइम इज 0 द वैल्यू ऑफ x विल बी 0 क्योंकि अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन अभी 0 है। x मतलब क्या है गाइस कि कितना ये अभी ए और बी रिएक्ट कर रहा है वो एक्स है। तो जब टाइम 0 है तो एक्स का वैल्यू 0 होगा बिकॉज अभी रिएक्शन स्टार्ट जस्ट हो रहा है तो अभी तक कुछ डिसोसिएशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं हुआ है। तो व्हेन टाइम इज 0 एक्स इज 0। अब उन्होंने बोला है कि ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 मोलर करना है। अब गैस ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 0.9 हो जाएगी बिकॉज 1 माइनस 0.9 विल बिकम 0.1। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 0.9 होगी तो आपका a का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर होगा और वो टाइम हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन में जब टाइम t होगा तब x का वैल्यू 0.9 लेना है। ये वो मोमेंट है जहां पे a का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर हो जाएगा तो ये टाइम मुझे निकालना है। अब गैस इसका इंटीग्रेशन आसान है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, इट विल बी log ऑफ 1 माइनस एक्स to the base e divided by -1। guys divide by -1 क्यों करना है, because coefficient of x is -1। तो हम डिवाइड करते हैं एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल गो फ्रॉम 0 to 0.9 एंड राइट साइड में k टाइम्स dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल गो फ्रॉम 0 to t। अब स्टूडेंट्स हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट द इक्वेशन वुड बिकम log of mod of 1 minus 0.9 to the base e minus, now we'll substitute the lower limit so it will become log of 1 to the base e and this is divided by -1 and right side में students आप upper limit minus lower limit करोगे तो सिर्फ बचेगा k times t। अब स्टूडेंट्स बस t का वैल्यू आने वाला है तो यहाँ पे log of 1 जो है वो तो 0 हो जाएगा and this will become log of 0.1। तो स्टूडेंट्स what is log of 0.1, log of 0.1 can also be written as log of 10 raised to -1 and this is to the base e and divided by नीचे क्या है -1 and this is equal to k times t। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बेस e है इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर देंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2.303 हो जाएगा तो दिस विल बिकम 2.303 टाइम्स log of 10 raised to -1 to the base 10 divided by -1 and this is equal to kt। बस k का वैल्यू भी जो दिया है वो लिख लेते हैं 2.303 into 10 raised to -2 दिया है and this is multiplied by time। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो पावर इनसाइड लॉगरिथम -1 विल कम आउटसाइड एंड log of 10 to the base 10 1 हो जाएगा। फिर वो -1 और डिनोमिनेटर का -1 कैंसिल हुआ। ऑल्सो गैस दोनों तरफ 2.303 भी कैंसिल हो जाएगा। आपको इवेंचुअली टाइम का आंसर मिलेगा 1 अपॉन 10 रेज टू -2 विच इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। गैस देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी सॉल्व करना पॉसिबल था। वो डायरेक्टली कैसे पॉसिबल था आपको बताता हूँ।
अगर आप डायरेक्टली भी ऐसे लिखते T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log of A naught upon A to the base 10, where A naught is 1 molar and A is 0.1 molar, इतना concentration remaining है, वो वाला टाइम हमें निकालना है to the base 10. गाइस इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका सेम आंसर आएगा 100 सेकेंड्स. तो आप बोलोगे सर फिर हमने डायरेक्टली एक ही स्टेप में क्यों सॉल्व नहीं किया? बिकॉज मैं आपको जनरली सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखाना चाहता था. गाइस देखो हमने जिस मेथड से सॉल्व किया ये बहुत ही पावरफुल मेथड है. इस मेथड से अगर यहाँ पे पावर 3/2 भी होता तो भी हमारा सॉल्विंग हो जाता. बस क्या होता उसमें इंटीग्रेशन का आंसर फिर लॉग नहीं आता, कुछ और आता. तो हमें क्या करना है, हमेशा कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ वो चेक करना है और उसके बाद रेट इक्वेशन लिखना है और फिर इंटीग्रेशन करना है. दिस इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ दिस चैप्टर. और किसी ने अगर ये प्रिंसिपल अच्छे से सीखा तो आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं जाएगा. So guys, I hope you had fun in this question. Let's move ahead to the fourth question of today. यहाँ पे क्लियर है लिख देना. फिर से बोलता हूं आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे बिकॉज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वाज 1, बट आवर मेथड वाज मोर कंसेप्चुअली. वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. अब गाइस ये फोर्थ क्वेश्चन है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो थोड़ा ऑन द इजियर साइड. इसके बाद फिर हमारे 4 बहुत अच्छे वैल्यू एडिशन वाले क्वेश्चंस भी हैं. तो लेट्स डू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडे. रेहान प्लीज क्वेश्चन रीड करना. The kinetic data for the given reaction A of gas plus 2B of gas gives C of gas is provided in the following table for 3 experiments at 300 Kelvin. In another experiment, starting with initial concentration of 0.5 and 1 molar respectively for A and B at 300 Kelvin, find the rate of reaction after 50 minutes from start of experiment in molar per second. गैस देखो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर एडवांस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था. तो ये एक्चुअली एडवांस लेवल यही होता है, पर मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन बहुत इजी लगता है. आपको बताता हूँ क्यों. यहाँ पे उन्होंने गैस हमें अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे रेट का वेरिएशन दिया है, तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इजीली निकाल सकते हैं. अब देखना गैस, यहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ है और बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम है. तो बिकॉज बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम है फर्स्ट 2 रोज में, तो इसका मतलब बी का कोई संबंध नहीं होगा यहाँ पे रेट को चेंज करने में. लेकिन ए डबल हुआ है, तो ए के डबल होने पे यहाँ देखो रेट भी डबल हो गया है. बिकॉज यहाँ पे 6.93 है और उसका डबल 13.86 होगा. ये 13.86 ही है बिकॉज यहाँ पे 10⁻⁻6 है और यहाँ 10⁻⁻5 है. तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि ए को डबल करने पे रेट एक्चुअली डबल हो रहा है. फिर से बताता हूँ, बी यहाँ सेम है पर ए डबल हुआ है. तो ए को डबल करने पे यहाँ रेट डबल हो रहा है. इसका मतलब स्टूडेंट्स द ऑर्डर ऑफ ए विल बी 1. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज डेफिनेटली 1. अब सेकंड और थर्ड रो देखना. सेकंड और थर्ड रो में ए सेम है तो अभी ए का कोई संबंध नहीं होगा, पर यहाँ पे बी डबल हुआ है. तो गैस बी डबल होने पे रेट के साथ क्या हुआ, रेट सेम रहा. तो इवन दो बी वॉज डबल, रेट रिमेन सेम. इसका मतलब गैस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी इज 0. तो गैस सिंपल हमने टेबल एनालाइज किया तो हमें रियलाइज हुआ that the rate equation will be k times concentration of A raised to 1 into concentration of B raised to 0. और स्टूडेंट्स यहाँ पे इस टेबल में से हम वैल्यूज यूज करके k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे देखो, when the concentration of A is 0.01 and the concentration of B is also 0.01, the rate is 6.93 into 10⁻⁻6. तो ये तीनों वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इन द रेट लॉ. तो देखो यहाँ पे मैंने रेट की जगह लिखा है 6.93 into 10⁻⁻6. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिखा है 0.01 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज उसका पावर 0 है, उसका ऑर्डर 0 है. तो कैसे ये हमने बस सब्स्टिट्यूशन किया है फ्रॉम द टेबल एंड अभी हमें रेट कांस्टेंट के का वैल्यू मिल जाएगा. सो गैस रेट कांस्टेंट के विल कम आउट एज 6.93 into 10⁻⁻4. ये हमारा आंसर है के का. अब गैस क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन कैसे वेरी करेगा, इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन. T is equal to 2.303 अपॉन के log of A naught अपॉन A to the base 10. कैसे फिर से बोलना चाहूंगा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दैट इज रिमेनिंग इन द रिएक्शन. तो उन्होंने क्या बोला था, फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन टाइम इज 50 मिनट्स. तो इसका मतलब मुझे ये A का वैल्यू फाइंड आउट करना है व्हेन टाइम इज 50 मिनट्स. तो यहाँ पे हम टाइम की जगह
50 मिनट सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट क्योंकि रेट कांस्टेंट पर सेकंड में था, तो ये टाइम जो 50 मिनट्स है इसको सेकंड्स में लिखना पड़ेगा। तो हमने 50 इंटू 60 ये सेकंड्स में लिख दिया, दिस इज टाइम। दिस इज द वैल्यू ऑफ के, 6.93 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड। और गैस इनिशियल कॉन्सेंट should be taken as 0.5 and what is the rate of the reaction when time is 50 minutes। guys देखो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि हमने k का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया। पहले हमने रेट लॉ लिखा, इसमें ये पावर हमने फाइंड आउट किया बाय एनालाइजिंग द टेबल। फिर उसके बाद बस टेबल को यूज करके रेट का वैल्यू और a और b का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया और हमें रेट कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया। तो यहां तक तो क्वेश्चन हमने जेई एडवांस के पीवाईक्यू में भी किया है। अब यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा क्या बोला है उन्होंने, उन्होंने बोला है इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.5 देन व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 50 मिनट्स। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए निकालना पड़ेगा एट 50 मिनट्स। उसके लिए मैंने ये रेट इक्वेशन लिखा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज रेट लॉ में हमने देखा था दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का मैंने रेट इक्वेशन लिखा है। अब यहाँ पे टाइम के जगह गैस हम लोग लिख देंगे 50 मिनट्स, उसको सेकेंड्स में लिखना है तो 50 इंटू 60 हो गया। के की जगह हमें जो हमने कैलकुलेट किया है वो लिखना है 6.93 इंटू 10⁻⁴। एंड गैस यहाँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हैज बीन गिवन एज 0.5 मोलार, तो वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब गैस यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इजी कैलकुलेशन है, बिकॉज आप सबको पता है कि 6.93 is nothing but 3 times 2.303 approximately। तो कैलकुलेशन इजी है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा 0.9 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टू द बेस 10। और स्टूडेंट्स ये ए नॉट की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ ए नॉट इज 0.5। अब स्टूडेंट्स अगर आप बेस ऑफ लॉगरिथम को लेफ्ट साइड में लिखोगे तो ये पावर हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 10⁻⁹। अब गैस लकीली एक्चुअल एग्जाम में वो आपको 10⁻⁹ का वैल्यू देंगे। इस क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन नहीं किया पर एक्चुअल एग्जाम में वो दे देंगे। तो इसका वैल्यू गैस अप्रोक्सीमेटली 8 आता है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 8, क्योंकि 10⁻⁹ 8 होता है, तो दिस इज 0.5। तो a will become equal to 0.5 upon 8 which is equal to 0.0625 molar। This is the final answer। So guys ये है concentration of A at 50 minutes। पर उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, find the rate of the chemical reaction at 50 minutes। तो वापस से मैंने गैस रेट लॉ लिख दिया है। अब इस मोमेंट में K का वैल्यू कितना है, K का वैल्यू तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, वो सेम रहेगा 6.93 इंटू 10⁻⁴। और 50 मिनट्स पे A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है गैस, ये हमने ऊपर देखा 0.0625। तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.0625 रेज टू 1। और गैस बी का कॉन्सेंट्रेशन जो भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका पावर 0 है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो गैस इसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर है। तो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। 42 के आसपास होना चाहिए, बिकॉज मैंने चेक किया कि 6.93 इज ऑलमोस्ट 7 एंड दूसरा नंबर 6 के आसपास था, 7 6 42। यहाँ पे 42 के आसपास वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो गाइस आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4.33 इंटू 10⁻⁻⁵। सो दिस विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन एट दिस टाइम, 4.33 इंटू 10⁻⁵। स्टूडेंट्स आपको अगर ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है तो यस लिखना। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सेट ऑफ 4 क्वेश्चंस। आज का 5th क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। रेहान क्या आप माइक पे कंफर्म कर सकते हो इफ द वॉइस हैज बीन गुड इन द एंटायर लेक्चर? यस सर, सिर्फ बीच में थोड़ा ये हो गया था। लैग हुआ था, ओके सो सॉरी हाँ। गैस अगर कुछ लैग हुआ था, कुछ मैं रिपीट करूं कि समझ में आ गया था, मैंने रिपीट कर दिया था रेहान? नहीं सर, आपने रिपीट कर दिया था। चलो परफेक्ट, ओके तो लेट्स मूव अहेड गाइस। आज का जो 5th क्वेश्चन है वो करते हैं। रेहान प्लीज ये क्वेश्चन रीड करना। For a hypothetical reaction, A plus 3B gives P, delta H is equal to minus 2x kilojoule per mole of A, and M gives 2Q plus R, delta H is equal to plus x kilojoule per mole of M. If these reactions are carried simultaneously in a reactor such that temperature is not changing, if rate of disappearance of B is Y molar per second, then the rate of formation in molar per second of Q is। कर देखो ये पहले बार हम ऐसे टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें दो अलग अलग केमिकल रिएक्शन है
और पहले रिएक्शन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया है और दूसरे रिएक्शन का रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। तो गैस इसमें है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड था क्वेश्चन में वो था कि टेम्परेचर रिमेन्स सेम। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जो पहले रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी और जो दूसरे रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो सेम होनी चाहिए। क्योंकि गैस अगर यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई और यहाँ पे कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो बाकी का जो एनर्जी डिफरेंस है उससे टेम्परेचर चेंज हो सकता है। उन्होंने क्या बोला है, द टेम्परेचर रिमेन सेम। तो गैस क्योंकि टेम्परेचर रिमेन सेम, इसका मतलब पहले रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगी और दूसरे रिएक्शन में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो सेम होनी चाहिए। अब उन्होंने क्वेश्चन में गैस पहले रिएक्शन का जो एनर्जी चेंज है वो उन्होंने -2x दिया है। यहाँ पे देखना गैस, पहले रिएक्शन में एनर्जी चेंज इज -2x एंड दूसरे रिएक्शन में एनर्जी चेंज इज +x। पर मेरा कंसेप्ट क्या है, बिकॉज टेम्परेचर ऑफ द एंटायर सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसका मतलब द एनर्जी लॉस्ट or energy liberated in the first reaction should be exactly equal to the energy absorbed in the second reaction. Guys, this question is from नरेंद्र अवस्थी sir's book और उन्होंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही नहीं दिया है, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना, आपको बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन होगा। Guys, इसका सॉल्यूशन मैंने खुद से फिगर आउट किया कि यार अगर टेम्परेचर सेम रखना है तो फर्स्ट रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगा वही एनर्जी एब्जॉर्ब होना चाहिए सेकेंड रिएक्शन में। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में एनर्जी चेंज है -2x और सेकेंड रिएक्शन में एनर्जी चेंज है x। तो ये सेम करने के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट रिएक्शन को डिवाइड बाय 2 कर दिया। कैसे, अगर आप फर्स्ट रिएक्शन को डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपका इक्वेशन बनेगा a/2 + 3/2b इज इक्वल टू हाफ p। और देखो यहाँ पे एनर्जी फिर -2x के जगह -x हो गई। अब गैस ये मैच हो गया ना, तो अब मेरे को श्योर है कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b होगा या फिर जो रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन होगा with respect to rate of disappearance of B, वो सेम होना चाहिए to the rate of this reaction with respect to rate of formation of Q। ऐसा क्यों? Because guys क्या है, यहां से जितना एनर्जी रिलीज होगा पर सेकेंड उतना ही एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होना चाहिए पर सेकेंड, ताकि टेम्परेचर सेम रहे। यानी गैस इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है और इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सेम होना चाहिए। तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन में लिखूंगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो उसके लिए मैं लिख दूंगा -1/3/2 टाइम्स dB/dt। ये देखो -1 अपॉन कोइफिशिएंट क्या है 3/2, तो -1/3/2 टाइम्स dB/dt। दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन with respect to B for the first reaction। what will be rate of reaction for the second reaction guys? ये हमारा second reaction है, तो इसका rate of reaction मैं लिखूंगा with respect to Q। तो मैं लिख दूंगा +1/2 dQ/dt। ये देखो जो भी कोएफिशिएंट होता है वो डिवाइड हो जाता है, तो रेट ऑफ द सेकंड रिएक्शन विल बी +1/2 टाइम्स dQ/dt। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया है दैट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इज y, यानी गैस ये जो है इसका वैल्यू उन्होंने हमें y दिया है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा y डिवाइडेड बाय 3/2 एंड दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू dQ/dt। कैसे, हमें dQ/dt निकालना था, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा वो 2 और ये 2 4 हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा dQ/dt इज इक्वल टू 4y/3। कैस रियली गुड वैल्यू एडिशन क्वेश्चन, बिकॉज इसका सॉल्यूशन नरेंद्र अवस्थी सर के बुक में भी नहीं दिया है, पर बहुत ही लॉजिकल था कि जितना एनर्जी फर्स्ट रिएक्शन में रिलीज होगा उतना ही सेकेंड रिएक्शन में एब्जॉर्ब होना चाहिए पर सेकेंड, सो दैट टेम्परेचर डज नॉट चेंज। ये आपका कोर कंसेप्ट था। अगर सबको क्लियर है तो यस लिखो। 3 मोर क्वेश्चंस रिमेनिंग टुडे, और ये लास्ट तीनों क्वेश्चंस पैरेलल केमिकल रिएक्शंस पे है, तीनों के तीनों। तो आपका आज पैरेलल केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई और भी माइक पे कंफर्म कर सकता है इफ द वॉइस हैज बीन गुड अदर देन रेहान? Yes, sir. चलो, Yes, sir. थैंक यू सो मच। ओके, तो गैस आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द 6th क्वेश्चन ऑफ टुडे, ये अभी आपके स्क्रीन पे मैंने प्रेजेंट किया है। रेहान प्लीज ये क्वेश्चन मेरे लिए रीड करना। A gaseous compound A reacts by 3 independent first-order processes as shown in the figure with rate constant 2 into 10 raised to minus 3, 3 into 10 raised to minus 3, and 1.93 into 10 raised to minus 3 per second for products B, C, and D respectively. If
Initially, pure A was taken in a closed container with pressure is equal to 8 atmosphere. Then the partial pressure of B in atmosphere after 100 seconds from start of experiment. कैसे देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इससे पैरेलल केमिकल रिएक्शंस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। और ऐसे और दो सिमिलर क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 है आज का। तो कैसे देखो यहाँ पे रिएक्टेंट ए से आपको तीन अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं बाय 3 डिफरेंट स्टेप्स, एंड तीनों का रेट कांस्टेंट दिया है K1 K2 K3, और जो प्रोडक्ट्स है दे आर बी सी एंड डी। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब भी आपका पैरेलल केमिकल रिएक्शन होता है तो आपका जो नेट रेट कांस्टेंट होता है K, दैट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट। तो गाइस यहाँ ओवरऑल रेट कांस्टेंट K which will tell me the disappearance of A, that will be given by K1 plus K2 plus K3। मतलब स्टूडेंट्स कभी भी अगर पैरेलल केमिकल रिएक्शन रहे तो आप रेट कांस्टेंट्स को सिंपली ऐड कर दो और इनको ऐड करके आपको नेट रेट कांस्टेंट मिल जाएगा। तो कैसे ये तीनों वैल्यूज जो उन्होंने दिए थे क्वेश्चन में वो मैंने ऐड कर दिए, तो मुझे आंसर मिलता है 6.93 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। अब गैस क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है ऐसा क्वेश्चन में दिया है, तो हाफ लाइफ हो जाएगा 0.693 अपॉन के। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। अब मैं यहाँ के की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 6.93 इंटू 10⁻³ अब गैस यहाँ पे आप सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा 100 सेकेंड्स। और स्टूडेंट्स उन्होंने क्वेश्चन में यही बोला है कि आफ्टर 100 सेकेंड्स व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, एंड गैस उन्होंने इनिशियल प्रेशर ऑफ ए दिया है। इनिशियल प्रेशर ऑफ ए हैज बीन गिवन एज 8 एटमॉस्फेयर। अब वो बोल रहे हैं आफ्टर 100 सेकेंड्स व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ बी। तो गैस अभी कितने हाफ लाइफ कंप्लीट हुए हैं आफ्टर 100 सेकेंड्स? 1 हाफ लाइफ हैज बीन कंप्लीटेड। गैस यहां तक फिर से बताता हूं, पैरेलल केमिकल रिएक्शन में नेट रेट कांस्टेंट के जो कि हमें डिसअपीयरेंस ऑफ ए बताएगा दैट विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3। तो इससे के का आंसर आ गया। फिर क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन ऐसा क्वेश्चन में बताया था तो मैंने हाफ लाइफ निकाला 0.693 अपॉन के, तो आंसर आ गया 100 सेकेंड्स। तो आफ्टर 100 सेकेंड्स हाफ लाइफ हैज बीन कंप्लीटेड, और वो मेरे को बोल रहे हैं कि 100 सेकेंड्स पे बताओ कि बी का प्रेशर कितना होगा। तो गैस हाफ लाइफ कंप्लीट होने के बाद ए का प्रेशर कितना हो जाएगा? ए का प्रेशर हो जाएगा 8 - 4 इक्वल टू 4। ये मैंने कैसे लिखा गैस? हाफ लाइफ कंप्लीट होने के बाद इसके नंबर ऑफ मोल्स हाफ हो जाएंगे, तो इसका मतलब इसका प्रेशर हाफ से कम हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ ओरिजिनल। तो इसका प्रेशर 4 से कम हो जाएगा। गैस देखो ओरिजिनल प्रेशर बिकॉज ऑफ ए वाज गिवन एज 8 एटमॉस्फेयर। अब हाफ लाइफ कंप्लीट हुआ है तो इसका प्रेशर हाफ टाइम्स हो जाएगा, या फिर इसका प्रेशर हाफ टाइम से कम हो जाएगा। तो व्हाट इज हाफ ऑफ 8? 4। इसका मतलब इसका प्रेशर 4 से कम हो जाएगा। एंड गैस अगर इसका प्रेशर 4 से कम हो रहा है तो यहाँ पे तीनों का जो प्रेशर है वो मिला के 4 से ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो इसका मतलब यहाँ पे जितना प्रेशर कम हो रहा है उतना प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाना चाहिए, बट इट शुड बी सम फैक्टर ऑफ 4। Why should it be some factor of 4? Because this has reduced by 4. So all of these pressures should increase by some factor of 4. और वो फैक्टर हम कैसे निकालेंगे गैस? बहुत सिंपल है। अगर आपको बी का प्रेशर चाहिए तो बी का प्रेशर निकालने के लिए आप बोल सकते हो उसका रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट विच वाज K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4, बिकॉज वो फैक्टर ऑफ 4 से चेंज होना चाहिए। तो गाइस देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बिकम इक्वल टू उसका रेट कांस्टेंट विच इज K1। तो गाइस K1 का जो वैल्यू है वो चेक कर लेते कितना दिया है। रेहान यहाँ पे रीड करना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K1? 2 into 10 raised to minus 3. थैंक यू। तो गाइस देखो वैल्यू ऑफ K1 इज 2 इंटू 10⁻³ तो प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय गाइस व्हाट वाज टोटल K? इट वाज 6.93 into 10⁻³ and guess what is the value of x? X is the amount by which the pressure of A has reduced, because then this is the amount by which the pressure on the right side will increase, but that is going to increase in all the three products. If I individually want only for B, तो मुझे वहां पे कोई फैक्टर लेना पड़ेगा इस x का, और इस x की वैल्यू कितनी है मैंने अभी बताई, उसकी वैल्यू है 4। तो गाइस यहाँ पे 10⁻³ कैंसिल हुआ। अब आप ऑप्शन देख के समझ सकते हो क्या आंसर है, बिकॉज ये 2 4 8 है,
8/6.93 विल अप्रोक्सीमेटली बिकम 1.1 टाइम्स, ऐसा कुछ आएगा। तो एक बार चेक करते हैं ऑप्शन क्या है। तो गाइस यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हो 1.154, वो ऑप्शन करेक्ट है। गाइस मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सिखाता हूँ बिकॉज ये आपके लिए थोड़ा न्यू कंसेप्ट है और आप 100% इसमें अच्छे बन जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस आप एक बार वापस सुन लेना। गाइस देखो, अगर यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री अलग होता, अब आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा व्हेन आई एक्सप्लेन इन मोर डिटेल। सपोज यहाँ पे 2b होता, तो मैं क्या करता पता है क्या? मैं वापस वही सेम स्टेप्स फॉलो करता। पहले मैं k का वैल्यू निकालता, k1 प्लस k2 प्लस k3 करके। फिर जैसे मुझे k का वैल्यू मिल गया तो मैं हाफ लाइफ निकालता 0.693 अपॉन k करके, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है। अब उन्होंने बोला है 100 सेकेंड्स के बाद बी का प्रेशर कितना है, तो मैं जानबूझ के यहाँ पे 2b लिख दिया है जस्ट टू एक्सप्लेन इन मोर डिटेल। तो अब 100 सेकेंड्स के बाद हाफ लाइफ कंप्लीट हुआ है, तो इसका प्रेशर बराबर हाफ हो जाना चाहिए। इसका ओरिजिनल प्रेशर 8 था, वो हाफ होके 4 हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब इसका प्रेशर कितने से कम हुआ है? इसका प्रेशर 4 से कम हुआ है, बिकॉज 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो इसका प्रेशर 4 से कम हुआ है। अगर इसका प्रेशर 4 से कम हुआ है तो राइट साइड में इनका प्रेशर 4 से बढ़ना चाहिए, तीनों का मिला के, बिकॉज ए में से आपको साइमल्टेनियसली 3 अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं। पर ये जो सेंटेंस मैंने अभी बोला ये लास्ट टाइम सही था, बिकॉज लास्ट टाइम यहाँ पे सब जगह जो है वो नंबर 1 था। यहाँ पे सब जगह कोएफिशिएंट ऑफ बी सी एंड डी 1 था। तो यहाँ पे अगर प्रेशर 4 से कम हो रहा है तो राइट साइड में सबका मिला के प्रेशर 4 से बढ़ना चाहिए, बिकॉज रेशियो 1:1:1 है। लेकिन इस बार अगर मैं यहाँ पे 2b कर देता हूँ तो उसमें पता है क्या होगा? इसके जितने मोल्स कम होंगे उससे डबल मोल्स यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर इस केस में मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो मैं क्या करूंगा पता है? इस केस में मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालने के लिए सेम टेक्निक यूज करूंगा। उसका इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट इनटू एक्स इनटू 2 कर दूंगा। बस इनटू 2 क्यों किया मैंने? बिकॉज वहां पे जो भी कैलकुलेशन से प्रेशर आना चाहिए उसका डबल मेरे को मिलेगा, बिकॉज फ्रॉम 1 मोल ऑफ ए आई एम एक्चुअली गेटिंग डबल द मोल्स ऑफ बी। तो बस ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया। तो कैसे ये मैंने आपको आगे का भी सिखा दिया। पर उन लोगों ने अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है? उन लोगों ने इस क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ बी को 2 नहीं बोला है, उन्होंने इस क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ बी को 1 ही बोला है। तो इस केस में क्या आंसर आएगा? इस केस में सिंपल आंसर है, कितना फास्ट बी फॉर्म हो रहा है रिलेटिव टू द total disappearance, that will give me how many moles of B are being formed. So this is kind of telling me how many fraction of B, how much fraction of B is being formed, and this is multiplied by the pressure which I am expecting on the right hand side which will appear. तो क्योंकि लेफ्ट साइड में प्रेशर 4 से कम हुआ है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि राइट में प्रेशर 4 से बढ़ जाए, क्योंकि ए में से ही आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। एंड व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बी दैट विल बी फॉर्म्ड? द फ्रैक्शन ऑफ बी दैट विल बी फॉर्म विल बी उसका रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन divided by total rate constant of disappearance. So this will be the fraction of B that is being formed multiplied by that pressure which I am expecting on the right hand side. But guys please notice करना, अगर यहाँ B का कोएफिशिएंट 2 होता तो ये सही आंसर होता, पर मेरे को इसमें और एक मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना पड़ता ताकि मैं वो अकाउंट में लूं कि B के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डबल मिल रहे हैं एज कंपेयर टू A। पर यहाँ पे क्योंकि कोएफिशिएंट सबका 1 था तो ये इजी कैलकुलेशन है। तो चलो मैं आपको एक और कैलकुलेशन दिखाता हूँ, इसके बाद तो 100% क्लियर होगा। अब अगर मुझे प्रेशर ऑफ सी निकालना है, वो तो उन्होंने मेरे को पूछा भी नहीं है क्वेश्चन में, पर मैं चलो एक्स्ट्रा निकाल के देता हूँ। अगर उन्होंने मुझे प्रेशर ऑफ सी पूछा है आफ्टर 100 सेकेंड्स, तो 100 सेकेंड्स के बाद इसका प्रेशर कितना कम हुआ? 4 से कम हुआ, मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हुए हैं प्रोपोर्शनल टू 4। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फॉर्म होंगे दे विल बी प्रोपोर्शनल टू 4। तो इंडिविजुअली सी कितना फॉर्म हुआ रहेगा? उसका रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस। मतलब गाइस मेरे को अगर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी निकालना है तो मैं बोलूंगा उसका खुद का रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस इनटू वापस से एक्स। और गाइस वापस आगे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी सी का कोएफिशिएंट 1 है। यारो अगर यहाँ पे सी का कोएफिशिएंट 3 होता हाइपोथेटिकली तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ता, बिकॉज दिस विल अकाउंट टू द मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स दैट आर बीइंग फॉर्म। पर यहाँ पे क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है तो इतना ही आंसर है। अब गैस इससे जो भी आंसर आएगा वो मुझे प्रेशर ऑफ सी दे देगा। अगर मुझे प्रेशर ऑफ डी निकालना है
तो वापस सेम लॉजिक, द इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए multiplied by the amount of pressure by which we are expecting the right hand side pressure to increase, या फिर this is the amount of pressure by which the reactant has decreased, तो उतना ही राइट साइड में मिलना चाहिए, तो ये वो x है। पर क्योंकि d का कोएफिशिएंट 1 है तो बस यहाँ पे into 1 कर सकते हैं। अगर d का कोएफिशिएंट कुछ और रहता तो हम वो मल्टीप्लाई करते। गाइस मैंने काफी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करा बिकॉज ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। आपको क्लियर है तो यस लिखो। अगर आपको और कॉन्फिडेंस चाहिए तो अगले दो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, आपको पक्का से कॉन्फिडेंस आएगा। जो मैंने आपको अभी बताया उसका आपको एप्लीकेशन एक और बार समझ में आएगा। चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ टुडे। 7 क्वेश्चन रीड करना रेहान। A compound A dissociates by two parallel first-order paths at certain temperature. A of gas gives 2B of gas, where K1 is equal to 6.93 into 10 raised to minus 3 per minute. A of gas gives C of gas, K2 is equal to 6.93 into 10 raised to minus 3 per minute. The reaction started with 1 mole of pure A in 1 liter closed container with initial pressure 2 atmosphere. What is pressure in atmosphere developed in container after 50 minutes from start of experiment? कैसे देखो उन लोगों ने हमें फिर से पैरेलल केमिकल रिएक्शन दिया है बिकॉज ए से आपको 2B मिल रहा है एंड ए से आपको C भी मिल रहा है। तो इसका मतलब गाइस यहाँ पे आपका फिर से पैरेलल केमिकल रिएक्शन है, तो हम जो रेट कांस्टेंट है वो सिंपली ऐड करके निकाल देंगे। दिस इज द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, दिस इज द सेकंड केमिकल रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट हो जाएगा सिंपली K1 प्लस K2। अब गाइस लकीली उन्होंने K1 और K2 दोनों का वैल्यू दिया था 6.93 इंटू 10⁻³ दोनों का सेम ही वैल्यू था, तो दोनों ऐड करके बन गए 13.86 इंटू 10⁻³ पर मिनट। अब गाइस क्योंकि वापस से ये फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, या फिर उन्होंने एलिमेंट्री लिखा रहेगा तो ए का कोएफिशिएंट 1 है इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है। तो हाफ लाइफ हम कैसे निकालेंगे, 0.693 अपॉन के। गाइस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, इट इज 13.86 इंटू 10⁻³ पर मिनट। अब गाइस यहाँ सिंपल कैलकुलेशन करो, यहाँ 10⁻³ आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो वहां पे 6.93 इंटू 100 हो जाएगा, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हाफ इंटू 100, मतलब गैस हाफ लाइफ आ जाएगा 50 मिनट्स। अब गैस कैलकुलेशन करना, पक्का 50 मिनट्स आएगा। अब वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि 50 मिनट्स के बाद टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम कितना है। तो गैस 50 मिनट्स के बाद इसका कितना प्रेशर होगा देखते हैं। पहले इसका प्रेशर था 2, इसका इनिशियल प्रेशर है 2। 50 मिनट्स के बाद हाफ लाइफ कंप्लीट हुआ, इसका मतलब इसका प्रेशर हाफ हो जाएगा, यानी इसका प्रेशर हो जाएगा 2 - 1 = 1। तो गैस इसका प्रेशर आफ्टर 50 मिनट्स विल बिकम 1। लेकिन गैस व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ बी आफ्टर 50 मिनट्स। गैस वही लॉजिक है जो मैंने आपको पहले बताया था, इसका रेट कांस्टेंट K1 डिवाइडेड बाय टोटल इनटू वो अमाउंट ऑफ प्रेशर जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राइट साइड में प्रेशर बढ़ जाए। यहाँ पे प्रेशर कितने से कम हुआ है, 1 से, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि राइट साइड में 1 से प्रेशर बढ़ जाए। तो इसका मतलब गैस मेरा आंसर होगा pressure of B will become equal to उसका rate constant of formation divided by total rate constant of disappearance of A into 1, क्योंकि उतने से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्रेशर इंक्रीज हो जाए, into 2 भी करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे from 1 mole of A we are getting double the moles of B, तो इसीलिए यहाँ पे into 2 भी करना पड़ेगा। वो फैक्टर हमें मिस नहीं करना है। तो देखना गाइस यहाँ पे मैंने लिखा होगा प्रेशर ऑफ B क्या होगा, उसका रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन divided by total rate constant of disappearance which is K1 plus K2 into वो x क्या है, वो अमाउंट है by which we are expecting राइट साइड का प्रेशर बढ़ जाए, तो ये x का वैल्यू था 1 एटमॉस्फेयर। एंड गाइस ये 2 क्या है, दिस इज द फैक्टर दैट कंसिडर्स कि यार तुम्हारे A के 1 मोल से B के 2 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो गाइस अब यहाँ पे कैलकुलेशन आसान है क्योंकि K1 जो है उसका वैल्यू था 6.93 इंटू 10⁻³ एंड ओवरऑल जो K है वो था 13.86 इंटू 10⁻³, तो ये एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा। तो हाफ इंटू 2 इंटू 1, तो गैस हमारा आंसर आ जाएगा 1 एटमॉस्फेयर। तो दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब ऐसे गैस सी का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, सेम लॉजिक। सी का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी K2 डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, तो मतलब K2 अपॉन K1 प्लस K2 इनटू
वो फैक्टर x जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं राइट साइड का प्रेशर बढ़ जाए एंड इनटू 1 करेंगे बिकॉज इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो देखा यहाँ पे प्रेशर ऑफ सी क्या लिखा है मैंने, प्रेशर ऑफ सी लिखा है उसका रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर एक्स जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राइट साइड में प्रेशर बढ़ जाए। आप ऐसे भी सोच सकते हो दिस इज दैट फैक्टर जितने से लेफ्ट साइड में प्रेशर कम हुआ है उतने से राइट में बढ़ने का चांस है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एक्स करें तो दिस इज 1 एटमॉस्फेयर एंड गैस ये रेशियो फिर से हाफ आ जाएगा तो हाफ इंटू 1 आंसर आएगा 0.5 एटमॉस्फेयर। तो गैस प्रेशर ऑफ बी is 1 atmosphere, pressure of C is 0.5 atmosphere और pressure of A is P naught minus X। वो मैंने पहले ही बता दिया था कि this is 2 minus 1 equal to 1। अब गैस ये तीनों प्रेशर को हम ऐड करेंगे 1, 0.5 एंड 1 तो हमारा टोटल प्रेशर आ जाएगा 2.5 एटमॉस्फेयर एट दिस टाइम 50 मिनट्स। तो गैस ये हमारा आंसर है। देखो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा 2.5 का, यस दिस ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन डी। एंड इसी के साथ गैस ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। गाइस देखो अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा रहेगा बिकॉज लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसको हमने फिर से अप्लाई करना सीखा। यहां तक क्लियर है गाइस तो यस लिखो। एक और बार आपको सिखाता हूं बिकॉज वी हैव वन मोर क्वेश्चन, उसके बाद गाइस लेक्चर क्लोज करेंगे। वेरी हैप्पी विद द फैक्ट दैट यू गाइस कीप अटेंडिंग ऑल एडवांस लेक्चर्स, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू बिकम अमेजिंग इन योर कंसेप्ट एंड आपको जेई मेंस और सीईटी लेवल बहुत आसान लगेगा आफ्टर डूइंग दीज लेवल ऑफ क्वेश्चंस। ओके लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। रेहान प्लीज ए क्वेश्चन रीड करना। For given hypothetical elementary parallel reaction, initial K1 upon K2 is equal to half. Initially, only 2 moles of A are present. The total number of moles of A, B, and C at the end of 75% reaction are. गैस देखो यहाँ पे फिर से जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो पैरेलल केमिकल रिएक्शन के थ्रू बने हैं। तो हम लोग को फिर से क्या करना पड़ेगा, रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हम लोग को ओवरऑल जो दोनों का इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट है वो ऐड करना होगा। तो गैस यहाँ पे अगर मैं टोटल रेट कांस्टेंट निकालना चाहता हूँ के, दैट विल बिकम इक्वल टू K1 प्लस K2। ऑल्सो गैस यहाँ पे उन्होंने K1 और K2 का रेशियो दिया है, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू हाफ। और फिर उन्होंने क्वेश्चन में बोला है दैट 75% रिएक्शन कंप्लीट है। तो गैस इसके स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मोल्स कितने चेक करते हैं। रेहान प्लीज मेरे लिए रीड करना, स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने दिए हैं उन्होंने, 2 moles. 2 मोल्स। ओके तो गैस 2 मोल्स ऑफ ए उन्होंने स्टार्टिंग में दिया है और अब वो बोल रहे हैं 75% रिएक्शन कंप्लीट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने बच जाएंगे, 2 माइनस 1.5, आंसर इज 0.5। गैस देखो बहुत सिंपल लॉजिक है, स्टार्टिंग में ए के 2 मोल्स हैं, इसका 75% होता है 1.5, तो 75% रिएक्शन कंप्लीट है। इसका मतलब ए के कितने मोल्स बचेंगे, 2 माइनस 1.5 इक्वल टू 0.5। अब बस फिर से मैं आपको बोलना चाहूंगा कि लेफ्ट साइड में जितने नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं उतना फैक्टर से नंबर ऑफ मोल्स राइट साइड में बढ़ने चाहिए। तो इसका मतलब ये 1.5 नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन तक मैं आपको प्रेशर के टर्म्स में बोल रहा था, यहाँ पे मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में बोल रहा हूँ। कंसेप्ट सेम है क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने से कम हुए हैं, ए के नंबर ऑफ मोल्स कम हुए हैं बाय 1.5। तो इसका मतलब राइट साइड में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे बाय अ फैक्टर ऑफ 1.5। लेकिन कितने मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे और बी के कितने मोल्स बनेंगे, तो बी के नंबर ऑफ मोल्स जो फॉर्म होंगे दैट विल बी इक्वल टू उसका रेट कांस्टेंट K1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इनटू वो जो फैक्टर था 1.5 का, और इनटू हमें 2 भी करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ बी इज 2। कैसे हम लास्ट में इनटू 2 क्यों करते हैं, बिकॉज वो हमें बताता है दैट फ्रॉम 1 मोल ऑफ ए वी आर एक्सपेक्टिंग दैट विल गेट 2 मोल्स ऑफ बी, तो वो डबल मिलेंगे इसलिए वो फैक्टर ऑफ 2 आना चाहिए। तो देखो मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दैट विल बी फॉर्म विल बी रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी K1 डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इनटू ये 2 फैक्टर आ गया बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ बी वाज 2 एंड इनटू एक्स। ये एक्स क्या है, द अमाउंट बाय विच द रिएक्टेंट हैज डिक्रीज्ड। कैसे ये एक्स हमेशा वो होता है कि जितने से रिएक्टेंट का प्रेशर कम हुआ है या फिर जितने से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम हुए हैं, तो उतने फैक्टर से राइट साइड में मोल्स या प्रेशर बढ़ जाएंगे। तो बस गैस अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। अब गैस उन्होंने K1 K2 का सेपरेट वैल्यू नहीं दिया है पर दे हैव गिवन K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू हाफ। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में K2 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम K1 अपॉन K2 डिवाइडेड बाय K1 अपॉन K2 प्लस 1।
और फिर K1 अपॉन K2 का आप हाफ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो गैस यहाँ पे इवेंचुअली बचेगा 1/3। आप कैलकुलेशन करके देखना, तो दिस विल बिकम 1/3 इंटू 2 इंटू ये फैक्टर है 1.5, तो 1/3 इंटू 2 इंटू 1.5, तो 1.5 अपॉन 3 is 0.5, 0.5 into 2 is 1. So guys, number of moles of B that will be formed will be 1. And guys, ऐसे number of moles of C कितने form होंगे? Same logic. Number of moles of C that will be formed will be equal to उसका rate constant K2 of formation divided by total rate constant K1 plus K2 of disappearance of A into this factor 2 into X, where X is the number of moles by which the reactant has reduced. तो उतने ही number of moles से product increase होना चाहिए, ये वो वाला factor है, और कितने times होना चाहिए ये वो factor है, और क्या रेट पे होना चाहिए वो ये फैक्टर है। तो दिस इज अ ग्रेट समरी ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव लर्न टुडे। अच्छा, वापस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गाइस सब जगह डिवाइड बाय आप K1 कर दो, तो ये हो जाएगा K2 by K1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस K2 by K1, और फिर गाइस आप K2 by K1 के जगह 2 लिख देना, तो आपको इवेंचुअली यहाँ पे फैक्टर मिलेगा 2/3, तो आंसर आएगा 2/3 इंटू 2 इंटू 1.5। तो गैस यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, 1.5 अपॉन 3 0.5, 0.5 इंटू 2 इंटू 2, गैस आंसर विल बी 2 मोल्स। तो गैस हाउ मेनी मोल्स ऑफ B विल बी फॉर्म्ड 1, हाउ मेनी मोल्स ऑफ C विल बी फॉर्म्ड 2, एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ A आर रिमेनिंग 0.5। तो ये तीनों नंबर्स को हमें ऐड करना है, 0.5 प्लस 1 प्लस 2, so the answer will become 3.5 moles। यही क्वेश्चन में बोला था, how many moles of gas are present after that time has been achieved, तो after 75% reaction has been completed ऐसा बोला था। तो guys the correct answer is 3.5 which is option D। so guys इसी के साथ हमारा आज का पूरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। आपको पूरा लेक्चर क्लियर है तो प्लीज यस लिख दो, यहाँ पे हम लेक्चर क्लोज कर सकते हैं।